नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आज से 300 दवाओं के पैकेज पर क्यूआर कोड होगा। इन दवाओं में दर्द निवारण यानी कि पेन किलर्स, बुखार की दवा, प्लेटलेट्स, शुगर, गर्भ निरोधक दवा, विटामिन सप्लीमेंट जो हैं और थायराइड जैसी ज़रूरत की और रोज़मर्रा की चीज़ें जिनको किसी प्रॉब्लम है उस तरह की कॉमन दवाइयाँ भी शामिल हैं। नकली दवाओं के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए खरीदार को पूरी जानकारी के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने कुछ वक्त पहले ही इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया था और आज से ये नियम लागू हो गया है। आपको बताएं कि नियम लाने के लिए सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन किया। उसके तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। उन्हें शेड्यूल H2 क्यूआर कोड लगाना होगा और दवाओं पर जो कोड लगाया जाएगा उनमें पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा। इसमें कंपनियों को दवा का नाम, जेनरिक नाम भी बताना होगा। साथ ही साथ उसमें ब्रांड नेम, निर्माता की जानकारी होगी, मैन्युफैक्चरर्स की जानकारी होगी और वो विशेष पैकेट जो है वो किस बैच में बना है उसका बैच नंबर भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट भी देनी होगी। ये पहले भी होती थी लेकिन अब क्यूआर कोड के जरिए सारी चीज़ें एक साथ उसमें आ जाएंगी और लाइसेंस की जानकारी भी देनी होगी। नकली, खराब या गुणवत्ता से नीचे के जो एपीआई से बनी हुई दवाएं हैं वो मरीजों को उससे नुकसान होता है। डीटीएबी यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने जून 2019 में इस प्रस्ताव को बाकायदा मंजूरी दी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में बनी 20% दवाएं नकली होती हैं। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया। हालांकि इन दावों पर खंडन भी आया सरकार की तरफ से, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट ये भी बताती है कि 3% कम से कम दवाओं की क्वालिटी घटिया होती है। साल 2011 से ही सरकार इस सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फार्मा कंपनियों के बार बार मना करने की वजह से इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका था। फार्मा कंपनियां इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी कि अलग अलग सरकारी विभाग अलग अलग दिशा निर्देश जारी करेंगे तो कैसे चलेगा। कंपनियों की मांग थी कि देश भर में एक समान क्यूआर कोड लागू किया जाए, जिसके बाद साल 2019 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यह ड्राफ्ट तैयार किया और इसके तहत एपीआई के लिए क्यूआर कोड, दवाओं पर क्यूआर कोड करना जरूरी कर दिया गया। आइए, लेकिन इससे क्या वाकई में जो नकली दवाएं या सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राजीव गुलाटी जी हैं हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष हैं रैनबैक्सी के। गुलाटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुलाटी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। कुछ फायदा होगा सर इससे? आप बहुत दिनों से इस पर चर्चा भी हो रही थी, फार्मा कंपनीज और सरकार के बीच में कई राउंड्स की बातचीत भी चली, लेकिन फाइनली अब ये लागू हो गया है। क्या उम्मीद करें? देखिए, मैं इसे एक बहुत अच्छा पहला कदम मानता हूं। अगर हम 10-11 साल पहले जाते हैं तो ये जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उस पर लागू किया गया था, क्योंकि एक कंसाइनमेंट थी जो ब्राजील जा रही थी, मेड इन इंडिया उस पर लिखा था, तो पता चला कि वो नकली है और असल में वो चीन से, चाइना से आ रही थी और लिखा था मेड इन इंडिया। तो उस समय सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए ये अनिवार्य कर दिया था। लेकिन देखिए, जो मुश्किलें क्यों इंडस्ट्री कह रही थी कि इसको डिले किया जाए या किया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि हर बैच, क्योंकि ये तो बैच प्रोसेस है ना, दवाई का हर बैच अलग अलग बनता है और हर बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग है, एक्सपायरी डेट अलग है, बैच नंबर अलग है। तो हर पैकेजिंग लाइन पे एक प्रिंटर लगाना पड़ता है जो कि हर बैच पे अलग अलग क्यूआर कोड लगाए, फिर एक सेंसर लगाना पड़ता है जो कंप्यूटर उसको कैच करे। तो ये बहुत अच्छा पहला कदम है। लेकिन अगर हम पूरे ट्रैक और ट्रेस की बात करें कि असल में ट्रैक एंड ट्रेस है क्या, तो वो ये है कि जब मैन्युफैक्चरर से ये दवाई होलसेलर को बिके तो होलसेलर उसको क्यूआर कोड को स्कैन करे और एक सेंट्रल कंप्यूटर में वो डाटा आ जाए कि ये इस बैच की इतनी दवाई इस मैन्युफैक्चरर से इस डिस्ट्रीब्यूटर में बिकी। और जब डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर में जाए तो वहां फिर स्कैन हो कि ये बिकी। वो असली ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है, कोई भी देश कर नहीं पाया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा पहला कदम है जिसमें कम से कम ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा। लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो खर्चा है वो तो देखिए बढ़ेगा ही, क्योंकि हर बैच में अलग, आखिर में पैकेजिंग होने के बाद आखिर में
हाँ, एक्चुअली एक खर्चा बढ़ने की बात प्रिंटर पहले भी लगेगा जो आई प्रिंट थी। करेगा और हाँ, कंप्यूटर होगा जो उसको सेंस हाँ, गुलाटी करके सर थोड़ा, हाँ, रिकॉर्ड मैं करेगा। यही कह रहा था, थोड़ा सा इसे समझा पाए अगर हमारे दर्शकों के लिए कि फार्मा कंपनीज क्यों ऐसा कह रही हैं कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा, पहला, और क्या ये खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि कहा जाता है कि ठीक-ठाक प्रॉफिट मार्जिन पे फार्मा कंपनीज काम करती हैं, कि इतना बड़ा असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पर हो जाए? नहीं देखिए, ये खर्चा जो है एक बार का है, हुँ, ये कैपिटल एक्सपेंस है। हुँ, क्योंकि आप ये नहीं कि हर स्ट्रिप का खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हुँ, ये खर्चा सिर्फ एक ही बार करना है और काफ़ी खर्चा है। क्योंकि आपने एक ही बार वो प्रिंटिंग लगानी है, जो कि हर बैच में अलग-अलग क्यूआर कोड करे। हुँ, अगर मान लीजिए रोज़ एक बैच बनता है, तो हर रोज़ एक नया क्यूआर कोड लगेगा, क्योंकि हर बैच अलग है। जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी अलग है, तो वो प्रिंटर हर और बहुत सारी प्रिंटिंग लाइन्स, बहुत सारी पैकेजिंग लाइन्स होती हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हर पैकेजिंग लाइन पे एक ये स्पेशल प्रिंटर लगेगा, जो कि हर बैच को अलग-अलग क्यूआर कोड प्रिंट कर सके। तो ये एक बार का खर्चा है, हाँ, ये हर बार का खर्चा नहीं है। और उसके हाँ, आगे सेंसर और कंप्यूटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन ये खर्चा एक ही बार होगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट, उसके ये यानी बाद कि बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ही बार में होगा। आ, क्योंकि आपको जाना है इसलिए मैं अमित के पास बाद में आऊंगा, आपसे मैं सारे सवाल एक साथ कर रहा हूँ। ये हमें बताइए सर कि ये कहीं ये क्लरिकल एक्सरसाइज ज्यादा है या इसमें आम आदमी के लिए भी कुछ है? देखिए अगर आम आदमी खरीदते समय इसको स्कैन करे, हम्म, तो उसको ऑथेंटिसिटी का पता चल सकता है। हम्म, लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान में जो दवा खरीदते हैं, हम्म, सबको शिक्षा दी जाए कि आप खरीदते समय इसको स्कैन करें। अब ये होना बहुत जरूरी है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं करीब 10 साल अमेरिका में रह चुका हूं, वहां फार्मास्यूटिकल में काम किया है। तो वायग्रा जो है, हम्म, वो बहुत नकली आती थी, पूरे बहुत देशों से आती थी। हम्म, तो फाइजर ने क्या किया कि हर स्ट्रिप पे ये कोड लगा दिया, और जब रिटेलर से कोई खरीदे तो वो चेक कर सके। सिर्फ 1 या 2% खरीदने वाले ऐसे थे जो कि उस कोड को चेक करते थे। तो ये बहुत अच्छा पहला कदम है, जैसे कि मैं कह रहा हूं। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि शिक्षा दी जाए कि जो भी पेशेंट दवा खरीदे, वो इस क्यूआर कोड को चेक करे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत क्विकली आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या आपको लग रहा है, एंटिसिपेशन आपका क्या है, कहीं इसको पास ऑन करने की कोशिश तो नहीं होगी कंज्यूमर पे? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, ये क्या हाँ, इतना है कि इसको पास ऑन करें कंपनियां कंज्यूमर पे? जैसा कि मैंने कहा, ये एक बार का खर्चा है। हम्म, और ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और सरकार के बीच में नेगोशिएशन हो सकती है। सरकार उस पर कोई टैक्स रिलीफ दे दे, या कोई और तरीका हो जिसमें ये एक बार जो खर्चा है, ठीक, वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां सहन कर पाए। ऑलराइट देखिए, सर। एक्सपोर्ट्स के लिए क्या था, बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक्सपोर्ट्स में थी, और उसमें भी अजीब अजीब दिक्कतें आती थी। जैसे कि रशिया को एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो रशिया में कहते हैं आप पैकेजिंग में कोई भी चेंज करें तो नया अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वहां बारकोड लगाने पे भी नया अप्रूवल लेना पड़ा। तो इस तरह की दिक्कतें जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में बिकने वाली तो कंपनियां, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, 15,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की कंपनियां कम हैं, लेकिन डोमेस्टिक तो बहुत ज्यादा हैं। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को अगर ये खर्चा करना पड़ेगा, तो मुश्किल है। बड़ी कंपनियां तो कर सकती हैं। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, आपने वक्त निकाला, आपको जाना है इसलिए सारे सवाल मैंने आपसे ही पूछे, और फिर बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब आपको चल भी बहुत बहुत जी, धन्यवाद मुझे बुलाने थैंक के यू, लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आते हैं अमित दुबे जी के पास, और अमित दुबे से हमारा सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या गारंटी है, नकली दवा बनाने वालों ने नकली दवा बना दी, लेकिन अमित भाई क्या गारंटी है कि नकली क्यूआर कोड्स नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं नकली क्यूआर कोड, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है। जैसे बारकोड भी नकली बन जाते हैं, क्यूआर कोड भी नकली बन सकते हैं। लेकिन चूंकि क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स
सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो आप, तो आप उस वेबसाइट को खोल सकते हो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट है। तो मैन्युफैक्चरर को पता पड़ जाएगा कि ये कहाँ से स्कैन हुआ है। तो एक तरीके से क्लोज लूप बनाया जा सकता है यदि ये सिस्टम प्रॉपर बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा, कभी व्हाट्सएप वेब सर्विस यूज करते हो तो क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो वो ऑथेंटिकेट कर लेता है कि कहाँ से स्कैन हुआ है, और फिर वो आपको एक्सेस दे देता है। तो ये चीज यहाँ पे भी पॉसिबल है क्यूआर कोड में, जो बार कोड में नहीं होती है, क्योंकि बार कोड में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, नंबर्स होते हैं, और क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वेब यूआरएल भी होता है, वेब यूआरएल आपका एक्सेस होगा और उसके बेस पर आप ऑथेंटिकेट करोगे कि ये जो नंबर बाकी डिटेल है ये ठीक है नहीं है। लेकिन क्लोनिंग होगी और क्यूआर कोड के थ्रू भी फ्रॉड होते हैं। अभी कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहां क्यूआर कोड रिप्लेस कर दिए गए, और जबरदस्ती जब उसने किसी ने क्यूआर कोड स्कैन किया तो वो एक गलत वेबसाइट पर पहुंच गया और वहां से उसके संग फ्रॉड हो गया। तो ये संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो इसके लिए, लेकिन जो आपने एक अच्छी सवाल अभी पूछा था कि क्या खर्चा बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उनको बेनिफिट भी है। जो 20% नकली दवाइयां बन रही थी, यदि वो 20% अब नहीं बन पाएंगे तो एक तरह से सीधे 20% का इनका इनकम बढ़ता है। तो इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है यदि उस वजह से नकली दवाइयों का प्रोडक्शन कम हो जाए या बंद हो जाए, तो वो तो इनकम इनका सीधे सीधे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है और वो 20% दवाइयों से लाखों लोग मरते हैं, और इतना ज्यादा सीधे लाइफ को जो नुकसान पहुंच रहा है वो सीधे सीधे बचाया जा सकता है। तो एक डेंट तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली एक बहुत बहुत पॉजिटिव मूव है। बिल्कुल। एक 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 इम्पॉर्टेंट सवाल ये है इसमें अमित भाई, कि अब तक ऐसा तो नहीं होगा कि क्यूआर फ्रॉड्स बढ़ जाएंगे? अब हो सकता है फ्रॉडस्टर्स ये भी तैयारी में बैठे हों कि दवाई साहब आपको पहुंचानी है, आपको क्यूआर कोड भेज दिया, और ज़रा दवाई लेने के लिए अब क्यूआर कोड कंपलसरी हो गया, तो ज़रा क्यूआर कोड स्कैन करके दे दो। कहीं इस तरह के इम्प्रोवाइज्ड चीज़ें तो नहीं देखने को मिलेंगी अब? बिल्कुल सारी संभावनाएं हैं, और वो कंसीडर करते हुए ही क्यूआर कोड डिजाइन करना पड़ेगा और उसको रोका जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्यूआर कोड जब स्कैन करेगा तो हम एक वेबसाइट के थ्रू ऑथेंटिकेट करें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की है, उसको पता हो कि कहाँ से स्कैन हुआ, क्या इसकी बाकी डिटेल्स है, और उसको वेरीफाई करें। लेकिन हो सकता है कोई लुक लाइक वेबसाइट ही बना ले, उस मैन्युफैक्चरर के जैसी एक वेबसाइट बना ले, डोमेन भी बना ले, और फिर क्यूआर कोड बनाए। लेकिन उसको फिर इतना बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और उसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा, बड़ी जल्दी पकड़ जाएगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे, वेबसाइट हटा दी जाएंगी। तो एक तरह से अभी जितना आसान था कि आप सिर्फ डेट एंड आप एक्सपायरी डेट चेंज कर देते थे, या आप उसकी जो भी बार कोड वगैरह चेंज कर देते थे, वो अब इतने आसान नहीं हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो क्रॉस चेक की जा सकती है जब ये क्यूआर कोड स्कैन होगा, और यदि वो सारी चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो फिर कैच हो जाएगा कि ये नकली दवाई है। एब्सोल्युटली। और अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो राजीव सर उठा के गए हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस का क्या होगा? कितने लोगों को पता होगा दवा लेने वाले कि क्यूआर कोड स्कैन कैसे करना है, स्कैन कर दिया तो उसमें चेक कैसे करना है? क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर लेवल पे इतनी हमारे पास अवेयरनेस है, या इसमें सरकार को अतिरिक्त स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अवेयरनेस के लिए? ये मेरे ख्याल से जब से यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो क्यूआर कोड को लेकर अवेयरनेस तो काफी आ गई है। मतलब हर आदमी, चाहे वो वेंडर हो या किसान हो, वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा है। लेकिन अमित भाई पेमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अभी भी हम जैसे लोग भी किसी बड़े होटल में चले जाते हैं जहां पर वो मेन्यू भी देखना होता है, तो हम भी चकरा जाते हैं इसमें कौन सा कैमरा खोलना है। तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए एक ऑथेंटिक ऐप होना चाहिए जिसके थ्रू ही क्यूआर कोड स्कैन हो। तो अभी कुछ ऐसे ऐप भी हैं मार्केट में जो क्यूआर कोड को पहले स्कैन करते हैं, जैसे वायरस एंटीवायरस होता है उस तरह से ये पहले किसी सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में उसको रन करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कि वायरस तो नहीं है, कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है, मेलिशियस कुछ तो नहीं हो रहा, उसके थ्रू प्लगइन इंस्टॉल, तो ये सब वेरिफिकेशन करके फिर वो आपको कंटेंट खोल के आपके ब्राउजर में देते हैं। तो ये चीजें अभी पार्ट हो जाएंगी हर एक क्यूआर कोड स्कैनर की, मोबाइल के साथ ही आने लगेगा। अभी नहीं होता है, अभी वो रिस्क है। अभी जो नॉर्मल कैमरे के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उसमें हमेशा रिस्क है, क्योंकि वो क्योंकि आपको चाहे वाईफाई चाहिए हो तब भी आप उसी के थ्रू कर रहे हो, चाहे ब्राउजर में वेब लिंक खोलें तब भी उसी के थ्रू कर रहे हो। तो कई बार जो यूआरएल होता है वो खुल जाता है ब्राउजर में, और एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट हो जाता है आपके ब्राउजर में। ये क्राइम मैंने बहुत देखा है, अभी हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्यूआर कोड रिप्लेस कर देते हैं और मजबूरन व्यक्ति एक स्कैन करता है और उसका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो एडिशनल लेयर इसमें ऐड हो जाएगी कि क्यूआर कोड सीधे सीधे ब्राउजर में नहीं खुलेगा, पहले एक सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में रन होगा, और उसके बाद ही जब वो सेफ है तब वो ब्राउजर में खोला जाएगा। तो ये प्रोसेस आएगा मेरे ख्याल से पार्ट, कई सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं, पर इनबिल्ट फीचर भी आ जाएगा फोन का वेरी सून।
एब्सोल्युटली। देखिए, हो सकता है लोगों को क्यूआर कोड, ऐसा नहीं है कि आपको दवाई लेने के लिए क्यूआर कोड की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपको कोई शक सुबह है, आप उसका एक्सपायरी चेक करना चाहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट करना चाहते हैं, ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो नकली है या नहीं, वहां पर क्यूआर कोड की आवश्यकता होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पोटेंशियल फ्रॉड हो सकता है कि दवा लेने के लिए साहब आपको क्यूआर कोड दिया जाए और फिर आप वहां पर फ्रॉड का शिकार हो जाएं। तो बहुत एक लंबी यात्रा तो है, लेकिन एक अच्छा स्टेप, जैसा राजीव गुलाटी सर भी बोल के गए, एक अच्छा पहला स्टेप है। इसमें अभी बहुत सारी लेयर्स बाकी हैं, जैसा अमित दुबे भी बता रहे हैं। थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस को लेकर जो इसके पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबको एड्रेस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, आपने दर्शकों के लिए वक्त निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी।